हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत जश्न की कर रहा है तैयारी। तो उधर भारत की आसमानी ताकत देख टेंशन में आ गया पाकिस्तान। उसने S-400 से संभल कर रहने की दी है चेतावनी। जी हां, पाकिस्तान ने भारत के S-400 मिसाइल से संभल कर रहने की चेतावनी दे दी है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आखिर अचानक से इतना बड़ा खौफ पाकिस्तान में कैसे मचा है। तो वहीं स्वतंत्रता दिवस पर हाई अलर्ट के बीच BSF ने पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठियों को मार गिराया है। जी हाँ, तो वहीं बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने के लिए सबसे पहले जमीन पर सुरक्षा बढ़ाई, लेकिन अब भारतीय सेना ने समंदर में निगरानी बढ़ा दी है। दोस्तों, बताएंगे भारतीय तटरक्षक बल का ये नया प्लानिंग। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान बीजेपी किसी महिला को दे सकती है। बताएंगे किस पर अटकलें तेज हुई है, किसको बना सकती है बीजेपी का अध्यक्ष। दोस्तों, कौन होगी वो महिला, सारी जानकारियां विस्तार से आपको बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। बात कर रहे हैं पहली बड़ी खबर की, जहां भारत की आसमानी ताकत देख टेंशन में आया पाकिस्तान। S-400 से संभल कर रहने की दे दी है चेतावनी। गौरी शाहीन हवा में ही हो जाएंगे ढेर, बता दें किसने डर दिखाया है पाकिस्तान को। दरअसल पाकिस्तान के थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में भारत की बढ़ती मिसाइल क्षमताओं को लेकर चिंता जताई है। इसमें कहा गया है कि यह क्षेत्रीय स्थिरता और पाकिस्तान की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा पर भारत की ओर से S-400 की तैनाती चिंता की बात है। इसमें कहा गया है कि S-400 पाकिस्तान के 600 किलोमीटर अंदर तक की वस्तुओं को पता लगाने की क्षमता रखता है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। जी हाँ, रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की ओर से लंबी दूरी वाले उन्नत रडार को डेवलपमेंट स्थिति को पाकिस्तान के लिए और भी गंभीर बना रहा है। ये पाकिस्तान की गौरी और शाहीन मिसाइलों का पता लगा सकते हैं। रिपोर्ट में S-400 को लेकर चिंता जताते हुए कहा गया है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रूसी S-400 सतह से हवा में मार करने वाली रक्षा प्रणाली का परीक्षण करने के लिए एक सैन्य अभ्यास किया, जिसमें दुश्मन के 80% लड़ाकू विमानों को मार गिराया गया और बाकी को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया गया। जी हाँ, रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि कोई भी मिसाइल रक्षा प्रणाली अचूक नहीं है भारत की, लेकिन ऐसी प्रणाली का होना सुरक्षा की भावना पैदा करता है, जिससे भारत अधिक आक्रामक रुख अपना सकता है। इससे परमाणु संघर्ष का खतरा बढ़ने की चेतावनी दी गई है। रिपोर्ट में क्लियर कहा गया है कि रशिया का S-400 एक उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल है। ऐसे में भारत की ओर से S-400 से बचकर रहना है। पाकिस्तान को यह बड़ी चेतावनी दी गई है। बहरहाल, अगर आप भी मानते हैं कि इस रिपोर्ट में वाकई में पाकिस्तान डरता नजर आया है तो डर अच्छे हैं। तो वही आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस पर हाई अलर्ट के बीच BSF ने पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठियों को मार गिराया। जी हाँ, स्वतंत्रता दिवस से पहले जारी हाई अलर्ट के बीच पंजाब सीमा से भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे एक संदिग्ध पाकिस्तानी घुसपैठिए को सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया। BSF के एक प्रवक्ता ने बताया कि एक व्यक्ति को सोमवार रात करीब 8:30 बजे तरन तारण जिले के डलगांव में चोरी छिपे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर सीमा बाढ़ के पास जाते हुए देखा गया। प्रवक्ता ने बताया कि ड्यूटी पर तैनात BSF जवानों ने घुसपैठियों को रुकने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं रुका और सीमा सुरक्षा बाढ़ की तरफ बढ़ता रहा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि आसन्न खतरे को भांपते हुए और आगामी स्वतंत्रता दिवस के कारण सीमा पर हाई अलर्ट की स्थिति के मद्देनजर ड्यूटी पर तैनात जवानों ने घुसपैठियों पर गोली चला दी और उसे मौके पर ही मार गिराया। ऐसे में सफलता पूर्वक उसके मंसूबों को नाकाम कर दिया हमारे भारतीय नौजवानों ने। ऐसे में दोस्तों, इंडियन आर्मी को आप लोग थैंक यू कहना मत भूलेगा, ताकि उनका मनोबल हमेशा हाई रहे। तो वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने के लिए भारत ने समंदर में बढ़ा दी निगरानी। अलर्ट पर भारतीय तटरक्षक बल। जी हाँ, अब तक बांग्लादेश से घुसपैठियों को रोकने के लिए थल सेनाओं ने चारों ओर से बांग्लादेश को, यानी जहां तक भारत की सीमा लगती है वहां तक अधिक मात्रा में फोर्सेस को बढ़ा करके उनके घुसपैठ को रोका गया है। किसी भी प्रकार के अनहोनी को होने से रोकने की कोशिश की गई है। लेकिन अभी जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि अब भारत ने समंदर में भी निगरानी बढ़ा दिया, यानी जल में भी निगरानी बढ़ाई गई है। दरअसल बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर समुद्री मार्गों के जरिए होने वाली घुसपैठ के प्रयासों को विफल करने के लिए भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर निगरानी बढ़ा दी गई है। भारतीय तटरक्षक की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है। बल ने बताया है कि अब तक समुद्री सीमा पर घुसपैठ या फिर इस तरह की कोई एक्टिविटीज गतिविधियां सामने नहीं आई हैं और हालात स्थिर होने तक समुद्री क्षेत्र में निगरानी मुस्तैद तरीके से जारी रहेगी। ये कदम बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उठाया गया है। जी हाँ, यानी कि अब समुद्री मार्ग की तरफ से भी भारतीय नौसेनाओं ने बांग्लादेश को घेर रखा है ताकि किसी भी प्रकार के अनहोनी से बचा जाए। तो वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश में मंदिरों, हिंदुओं पर होते
अत्याचार के बीच बांग्लादेश पर सभी का बराबर का हक जैसा बयान देते हुए ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे मोहम्मद यूनुस। हिंदुओं को दे दिया भरोसा, मांगा है उनका साथ। बता दे, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के नेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने मंगलवार को राजधानी ढाका में ढाकेश्वरी मंदिर का दौरा किया है। मंदिर के दौरे के बाद उन्होंने देश के हिंदू समुदाय के लोगों से बातचीत भी की। ढाकेश्वरी मंदिर बांग्लादेश के सबसे पवित्र शक्ति पीठों और सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है। मंदिर की बंगाली हिंदुओं के बीच काफी मान्यता है। मोहम्मद यूनुस का यह दौरा ऐसे समय हुआ है जब देश के कई हिस्सों में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हुए हैं। इसको लेकर अल्पसंख्यकों ने विरोध प्रदर्शन भी किए हैं। यूनुस इस समय देश में स्थिति को सामान्य करने की कोशिश करते हुए देखे जा रहे हैं। प्रोफेसर यूनुस के साथ कानून सलाहकार आसिफ नजरुल और धार्मिक मामलों के सलाहकार AFM खालिद हुसैन भी मंदिर पहुंचे। द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक ढाका के ढाकेश्वरी राष्ट्रीय मंदिर में मोहम्मद यूनुस ने सभी से स्थिति को सामान्य करने के लिए सहयोग मांगा और सुरक्षा पर भरोसा दिलाने की भी कोशिश की। प्रोफेसर यूनुस ने मंदिर में हिंदुओं को भरोसा देते हुए कहा कि अधिकार सभी के लिए समान है, हम सभी एक ही अधिकार वाले लोग हैं, हमारे बीच कोई भेदभाव न करें। अपनी सरकार पर उन्होंने कहा कि इस समय सभी हमारी सहायता करें और कुछ समय दे, कुछ टाइम दे। अगर हम सरकार में असफल होते हैं तो फिर हमारी आलोचना करें। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस ने मंदिर परिसर में पूजा उद्यापन परिषद के अध्यक्ष वासुदेव धर, महासचिव संतोष शर्मा, सार्वजनीन पूजा समिति के अध्यक्ष जयंत कुमार देव, महासचिव तापस चंद्रपाल, हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के काजोल देवनाथ, परिषद के संयुक्त महासचिव मनिंद्र कुमार नाथ के साथ बातचीत कर स्थिति को समझने की कोशिश की। तो वहीं इस मामले पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या वाकई में मोहम्मद यूनुस जो कह रहे हैं वही करके दिखाएंगे या फिर इसके पीछे भी कोई बड़ी चाल है कि सामने से कैसे भी हिंदुओं को शांत किया जाए। अल्पसंख्यकों के दिलों को जो चोट पहुंची है, जो उन पर अत्याचार हुए हैं, उनको कैसे भी उनके आग को बुझाया जाए। उसके बाद क्या मोहम्मद यूनुस वाकई में असली रूप दिखाएंगे? जो भी आपकी राय हो दोस्तों कमेंट में बताना मत भूलिएगा। लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन जो इनका निकलकर सामने आ रहा है वो वाकई में यही दिखा रहा है कि वो हिंदुओं को भी बहुल समुदाय के बराबर मानते हुए दिखाई दे रहे हैं, बराबर का दर्जा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रियलिटी आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय देना मत भूलिएगा आप लोग इस मुद्दे पर। तो वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश में हिंसा के बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी ने पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए दे दिया ऐसा बयान जिसने सबको अचानक से अचंभित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने पाक अल्पसंख्यक हिंदुओं को लेकर क्या कहा? बांग्लादेश हिंसा के बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तानी अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए एक ऐसा बयान दिया जिसने हर किसी को हैरान करके रख दिया है। दोस्तों, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और सैन्य नेतृत्व ने ऐलान किया है कि वो अल्पसंख्यकों की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं, दृढ़ निश्चय लेते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस पर भी ध्यान दिया जाएगा कि हिंदुओं के अधिकारों को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए। पाकिस्तान का ये भी कहना है कि वो समाज के सभी वर्गों से अंतर धार्मिक सद्भाव, प्रेम, सहिष्णुता, भाईचारा और एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। जी हाँ, जरदारी ने अपने भाषण में कहा कि पाकिस्तान के संविधान के अनुसार देश में अल्पसंख्यकों को सभी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार मिलते हैं। ऐसे में उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी, उन पर कोई भी चोट आंच नहीं आएगी। ऐसे में दोस्तों, अचानक से जरदारी का अल्पसंख्यकों को लेकर, खास करके हिंदू समुदाय को लेकर ये बयान देना वाकई में सबको चौंका रहा है, खास करके भारत को। अब ऐसा लग रहा है कि जरदारी पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा खेला करने वाले हैं। इस बयान के बाद तो ऐसा ही लग रहा है। तो वहीं बता दें दोस्तों, अब यह साबित हो चुका है कि रशिया भी कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए ही काम कर रहा है। क्या भारत के साथ दोस्ती में कमी आ चुकी है? बता दें, ये साबित हो गया कि मोदी सरकार से डबल गेम खेल रहा है रूस। भारत के सबसे बड़े दुश्मन को बेचा जासूसी ड्रोन। दोस्तों, भारत को जिगरी दोस्त बताने वाले रूस ने पाकिस्तान को सुपर कैम ड्रोन बेच दिया है। दोस्तों, सुपर कैम ड्रोन दुश्मन के इलाके की जासूसी करने के साथ ही हमला भी कर सकता है। ये ड्रोन पेलोड भी ले जा सकता है। इस ड्रोन को पाकिस्तान को बेचने का खुलासा खुद डेवलपर अनमैन्ड सिस्टम्स ग्रुप ने आर्मी 2024 यानी कि 2024 इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम को दिया है। सुपर कैम S350 ड्रोन 7 घंटे तक हवा में रह सकता है और लंबी दूरी तक सूचना प्रसारित कर सकता है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान इस सुपर कैम ड्रोन का इस्तेमाल पहले से ही भारत की सीमा पर कर रहा है। इसके बाद ये भी सवाल उठ रहे हैं कि रशिया कहीं भारत के साथ डबल गेम तो नहीं खेल रहा। दोस्तों, इस साल जुलाई की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिमी देशों के विरोध के बावजूद रूस की यात्रा की थी। इस दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले मिलते एक तस्वीर खूब ज्यादा वायरल हुई, जो आप देख भी पा रहे हैं। अमेरिका, यूक्रेन समेत कई पश्चिमी देशों ने पुतिन के गले मिलने को लेकर भारत की आलोचना भी की थी। हालांकि इस दौरान एक और तस्वीर सामने आई थी जिसमें रूसी रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक करते नजर आए थे। इस बैठक को भी भारत के लिए खतरा बताया गया था, क्योंकि पारंपरिक रूप से पाकिस्तान और रशिया के बीच सैन्य गठबंधन है ही नहीं, तो इस तरह के मीटिंग का कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर इन्होंने पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के साथ ये बैठक क्यों की? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्यों रशिया
पर धोखेबाजी का शक हो रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल इसकी जीती जागती सबूत है दोस्तों। अब ऐसे में एक भारतीय होने के नाते आप लोग दोस्तों इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। क्या भारत के साथ ही डबल गेम खेल रहा है रशिया? क्या व्लादिमीर पुतिन भारत को धोखा दे सकते हैं? आपकी जो भी राय है दोस्तों इन जवाबों में कारण भी बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, क्या बांग्लादेश 15 अगस्त को नहीं मनाएगा राष्ट्रीय शोक दिवस? विपक्षी दलों ने रख दी अंतरिम सरकार के सामने ये मांग। क्या मांग रखी है बता दें। बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता जाने के बाद उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को तोड़े जाने के वीडियोस खूब वायरल हुए थे। मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का संस्थापक माना जाता रहा है, लेकिन लगता है कि आंदोलनकारी छात्र और विपक्षी पार्टियों को उनकी ये पहचान स्वीकार नहीं है। उनकी मूर्तियां गिराए जाने के बाद अब 15 अगस्त यानी कि मुजीब की पुण्यतिथि को लेकर भी बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो उनके मुताबिक पाकिस्तान की कई विपक्षी पार्टियां 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाए जाने के खिलाफ हैं। दोस्तों बीएनपी और जमात सहित 7 राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के साथ बैठक की। इस बैठक में भी 15 अगस्त का मुद्दा उठाया गया। डेली स्टार के मुताबिक बैठक में मौजूद सूत्रों ने बताया है कि सभी दलों ने कहा है कि 15 अगस्त को शोक दिवस के रूप में नहीं मनाया जाना चाहिए और सार्वजनिक अवकाश की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं सबसे बड़ी खबर आपको बता दे, दुनिया के सामने जोर जोर से चिल्ला रहा है पाकिस्तान, भारत को कर रहा है बदनाम। कह रहा है भारत में रेडियो एक्टिव पदार्थ मिला। जी हाँ, पाकिस्तान इन दिनों दुनिया के सामने जोर जोर से चिल्लाकर भारत की बुराई करने में व्यस्त है। इसके लिए पाकिस्तान को नया मसाला बिहार से मिल गया है। दोस्तों दरअसल आपको याद होगा, हमने 3 दिन पहले आपको ये खबर बताई थी कि बिहार के गोपालगंज जिले में पुलिस ने रेडियो एक्टिव पदार्थ बरामद किया था। ये पदार्थ तस्करी कर ले जाया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करके जब्त कर लिया। दोस्तों अब पाकिस्तान इसी मुद्दे को भुनाने में जुट गया है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि भारत में रेडियो एक्टिव पदार्थों की कालाबाजारी हो रही है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने बयान जारी करके कहा है कि भारत में परमाणु और अन्य रेडियो एक्टिव सामग्रियों की चोरी और अवैध बिक्री की घटनाओं की बार बार होने वाली रिपोर्टों से वो बहुत ज्यादा चिंतित है। ये बार बार होने वाली घटनाएं परमाणु और अन्य रेडियो धर्मी सामग्रियों की सुरक्षा के लिए नई दिल्ली द्वारा उठाए गए कदमों पर सवाल उठाती है। जिनको वो खबर नहीं पता उनके लिए हम दोहराते हैं। दोस्तों शुक्रवार को बिहार के गोपालगंज जिले के कुचाया कोट में पुलिस को 850 करोड़ रुपए मूल्य का रेडियो एक्टिव पदार्थ कैलिफोर्नियम मिला है। इस पदार्थ की जांच के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे और मुंबई की एक टीम गोपालगंज पहुंची है। इसके अलावा FSL की एक टीम भी इस रेडियो एक्टिव पदार्थ की जांच कर रही है। दोस्तों टीम ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस कैलिफोर्नियम का उत्पादन हुआ तो हुआ कहां से और किस प्रयोगशाला में इसको चोरी किया गया था। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में इस मुद्दे को पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लेकर जा रहा है और भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ एक ही मुद्दा चाहिए और उसको लगता है कि इस मुद्दे से वो भारत को बदनाम कर सकता है, तो उस मुद्दे को वो बड़े ही जोर शोर से उठाने की कोशिश करता है। बहरहाल दोस्तों ऐसे में इस पाकिस्तानी को आप क्या जवाब देना चाहेंगे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, अब अमेरिका ने शेख हसीना द्वारा लगाए गए इल्जाम पर तोड़ी चुप्पी कह दिया है कि अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप दे देती शेख हसीना तो वाकई में बच जाती शेख हसीना की सरकार। जी हाँ, बांग्लादेश में पैदा हुआ हालातों को लेकर अमेरिका पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने चालबाजी के तहत शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट करवाया, क्योंकि उन्होंने सेंट मार्टिन द्वीप को देने से इनकार कर दिया था। हालांकि अब उसने इन आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव किरीन जीन पियरे ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाने में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में अमेरिकी हस्तक्षेप के आरोपों का खंडन किया है। बांग्लादेश में हिंसा के कारण पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देने और देश छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ऐसे में व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने सोमवार को अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमारी इसमें यानी बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता में कोई संलिप्तता है ही नहीं, कोई इंटरवेंशन नहीं है। इन घटनाओं में अमेरिकी प्रशासन का हाथ होने संबंधित कोई खबर या फिर अफवाह पूरी तरीके से झूठ है, ये सच नहीं है। जी हाँ, तो दोस्तों ये जवाब दिया है अमेरिका ने। तो वहीं आपको बता दें, दुश्मनों को हवा में 30 किलोमीटर तक खदेड़ने को तैयार है समार 2, जल्द परीक्षण करेगी अपनी भारतीय वायुसेना। जी हाँ, भारत जल्द ही समार 2 एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण करने की तैयारी में है। ये सुनिश्चित जवाबी कार्रवाई के लिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। स्थानीय रूप से निर्मित इस सिस्टम की रेंज लगभग 30 किलोमीटर है। इस योजना से जुड़े भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी। अधिकारियों में से एक ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा है कि पहली फायरिंग ट्रायल दिसंबर तक किया जा सकेगा। ऐसे में भारतीय वायुसेना को आप लोग ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें, ना आतिशी, ना संजय सिंह, ना ही मनीष सिसोदिया एलजी ने इस आम आदमी पार्टी नेता को दे दिया दिल्ली में तिरंगा फहराने का मौका। जी हाँ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और उपराज्यपाल विनय सक्सेना में लगातार ठनी हुई है। अब 15 अगस्त को दिल्ली के
राजकीय कार्यक्रम में तिरंगा कौन फहराएगा, इसको लेकर नया बखेड़ा शुरू हो चुका है। दरअसल कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी की ओर से खबर बाहर आई थी कि जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा मंत्री आतिशी को 15 अगस्त पर तिरंगा फहराने के लिए अथॉरिटी दिया है, अधिकृत किया है। लेकिन अब एलजी विनय सक्सेना ने इसमें टांग अड़ा दी है। जी हाँ, उपराज्यपाल की ओर से आज 15 अगस्त के राजकीय कार्यक्रम में तिरंगा फहराने से जुड़ा आदेश जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि दिल्ली के एलजी ने 15 अगस्त को झंडा फहराने के लिए दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को नामित किया है। एलजी ऑफिस ने दावा किया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियमों के अनुसार दिल्ली के एलजी को किसी को भी झंडा फहराने के लिए नामित कर सकते हैं। लिहाजा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मंत्री कैलाश गहलोत को यह जिम्मेदारी सौंप दी, जिसके बाद वाकई में आतिशी शौक में जाती दिखाई दी है। तो वही दोस्तों बता दें, महिला को मिल सकती है बीजेपी के अध्यक्ष की कमान। नए अध्यक्ष को लेकर अटकलें हुई तेज। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो वहीं अब तक नए अध्यक्ष के नाम पर मुहर नहीं लग सकी है। खबरें हैं कि इसको लेकर हाल ही में भाजपा की कुछ स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी भी शामिल हुए थे। अटकलें हैं कि पार्टी की कमान ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग या किसी महिला नेता के हाथों में भी जा सकती है। फिलहाल इसको लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहा नहीं गया है, अटकलें लगाई जा रही हैं। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर लंबी मीटिंग चली है, लंबी बैठक चली। कहा यह जा रहा कि 5 घंटे लंबी मीटिंग के दौरान नए अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर मंथन किया गया। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, महासचिव बीएल संतोष, संघ के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले और संयुक्त सह सरकार्यवाह अरुण कुमार शामिल रहे। रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों का कहना है कि अगले पार्टी अध्यक्ष पद के लिए संघ की तरफ से सहमति मिलना जरूरी है। अब जब पार्टी में पहले अहम पदों पर रह चुके दिग्गजों को केंद्र सरकार में शामिल किया जा चुका है, तो भाजपा और संघ के पदाधिकारी जमीनी राजनीति के बैकग्राउंड वाले नेता की तलाश कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अटकलें हैं कि अगला अध्यक्ष महिला या ओबीसी भी हो सकता है। इससे पहले कभी भी भाजपा की कमान किसी महिला के हाथ में नहीं रही है। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में आपसे हमारा सवाल यही है कि अगर बीजेपी किसी महिला नेता को अध्यक्ष की कमान सौंपती है तो वो महिला कौन हो सकती है। दोस्तों, 2 नाम आप जरूर सुझाइएगा, देखते हैं 2 में से कौन नाम सबसे ज्यादा लोग कहते हैं। तो वही दोस्तों, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे मिलता अगली बड़ी खबर में, और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। जय हिंद, जय भारत।